हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके भी काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होता है। अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की ये रिएक्शंस है। तो सबसे पहली कंडीशन है कैनिज़ारो रिएक्शन शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब कहने वाली बात यह है कि वही कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेंगे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वाले केस में देखोगे ये एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, बट अगर यहां पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई चांस नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में यहां पे आप देख सकते हो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कैनिज़ारो रिएक्शंस नहीं हो सकती। आगे बात समझ में, यहां पे लिख देते हैं हम नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बेटा? उसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बाजू वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहां पर भी आप बोल सकते हो कि अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। मतलब ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। अगले वाले केस में बात करें, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास बॉन्डेड कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहां पे जीरो है। मतलब कोई कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो क्या आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट इतना था कि कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए और उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। वही कंपाउंड कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शंस। उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस क्या होंगी ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए। एंड थर्ड चीज हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके रिएक्शंस के मैकेनिज्म में आपको इन तीनों कंडीशंस के बारे में बताया जाएगा। पहले अपने दिमाग में कंडीशन फिट कर लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए और हाई टेम्परेचर गिवन होना चाहिए। मतलब हीटिंग का साइन गिवन होना चाहिए। जनरली हीटिंग का साइन गिवन नहीं होता, बट उसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं रिएक्शंस क्या होती है। तो इन दिस रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस बोथ। ध्यान से सुनिएगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ऑक्सीडाइज्ड भी होगा, वो रिड्यूस भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस। रिएक्शंस कैसे होगी ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप बोल सकते हो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड बेस आपको दिख रहा है, या फिर इसकी जगह पे 50% KOH भी दिखेगा तो भी हम इसको बोल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस। मतलब बेस का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। आगे बात समझ में, कितना परसेंट बेस होता है? 40 to 50%। उसके बाद ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है? बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड भी होगा एंड रिड्यूस्ड भी होगा। तो अगर आपको पता है कि अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करें, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करें तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनने वाली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनने वाली चीज कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का एसिड बनाएंगे। अब आपको पता है कि ये एसिड है और ये बेस है। जैसा कि आप लोगों को पता है एसिड को बेस पसंद है, तो क्या एसिड बेसिक मीडियम में एसिड की फॉर्म में जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहां पर साइमल्टेनियसली एसिड बेस रिएक्शन भी होगी और एसिड बेस रिएक्शन से आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद अगले एल्डिहाइड का आपको क्या करना है? रिडक्शन। अगले एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको पता होगा एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है अल्कोहल। इसका मतलब हमने क्या किया? एक कंपाउंड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया।
ऑक्सीडाइज करने से आपको मिलने वाली चीज क्या मिलेगी? सॉल्ट ऑफ एसिड। तो आप ध्यान से देखो, क्या आपने यहां पर यह काम ऑक्सीडेशन किया है? बिल्कुल। और दूसरा वाला काम आप लोगों ने क्या कर दिया? यहां पे दूसरा काम हम कर चुके हैं, रिडक्शन। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, बेस की प्रेजेंस में उसको लेना है, और एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है और एक कंपाउंड को रिड्यूस करना है, और जो बनने वाले आंसर्स हैं वो आपके पास कैनिजारो के प्रोडक्ट है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि यहां पर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है? जी हां, कैनिजारो रिएक्शन एक टाइप होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, जो हम आगे देखेंगे। अब आपके दिमाग में कई विचार होंगे कि आपने ये ऑक्सीडाइज कैसे किया, अल्कोहल कैसे बना दिया रिड्यूस करके, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो चलिए उस पर बात करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म स्टार्ट करें तो मैकेनिज्म में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड के पास कंडीशन है ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और ये फॉर्मल्डिहाइड वही चीज है। सबसे पहले आप बताओ, क्या आपको रिएक्शन बेसिक मीडियम में करनी है? जी हां। बेसिक मीडियम में क्या काम हो सकता है? बेसिक मीडियम में क्या काम हो सकता है? ये बेस यहां पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बेस की तरह भी काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, और यहां पर होने वाली रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है? सी डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, इससे ऑक्सीजन पे जनरेट होगा माइनस डेल्टा, कार्बन पे जनरेट होगा प्लस डेल्टा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर। आपको याद आ रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन में हमने जब बात की थी, सेम कंडीशन थी, बट यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होते थे। अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो बेस अल्फा हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो कैनिजारो रिएक्शन कब करनी है? जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब एसिड बेस नहीं हो सकती, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? और जैसे ही इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो क्या पाया? ध्यान से देखिएगा, एच सी ओ माइनस, यहां से है एच और यहां पे अटैक कर चुका है OH ग्रुप। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक आपके पास बन चुका है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बन चुका है आपके पास? ये बन चुका है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे आप यहां पर एक अल्डिहाइड ग्रुप को और लेके आइए। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पे ये अल्डिहाइड ग्रुप यहां पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा, और यहां से H ट्रांसफर होगा। तो इसी स्टेप्स को आप बोलते हैं RDS स्टेप। कौन से स्टेप बोलेंगे बेटा? RDS। और इसके RDS स्टेप में आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो रहा है? H, दैट इज नोन एज हाइड्राइड। हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई? हाइड्राइड ट्रांसफर का मतलब कौन ट्रांसफर हो रहा है? H माइनस। क्यों H माइनस होगा? ध्यान से देख सकते हैं कि O माइनस जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और बढ़ी हुई डेंसिटी यहां से किसको रिलीज करना चाहती है? H माइनस को। और जैसे ही ये काम होगा तो अगली स्टेप में आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में आपको यहां से मिलेगा H चला गया तो ये रहेगा H जाने के बाद आई बॉन्ड बनेगा तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड O, और यहां पे बचेगा OH। तो क्या ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है? उसके बाद ये H यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा CH3, तो ये हो गया CH3, और इस CH3 पे एक क्या मिलेगा आपको? O माइनस। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके अगले वाली स्टेप में आप देखेंगे तो CH3O माइनस जो है वो आपका क्या है? ये आपका बेस है, और ये आपका एसिड है, और एसिड को क्या चाहिए? बेस। तो अगली स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये H इस O माइनस के पास आ जाएगा, तो आपको मिलने वाला फाइनल आंसर क्या होगा? एक मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, और साथ में आपको मिलेगा CH3OH, दैट इज अल्कोहल। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिड्यूस प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक मीडियम में रिएक्शन हुआ,
वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा है, रिड्यूस प्रोडक्ट। मतलब एक का ऑक्सीडेशन करना है और एक का रिडक्शन करना है। कैसे ये काम हुआ है ये आपको मैकेनिज्म में मैंने समझाया। बोलो बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको इस मैकेनिज्म के पहले 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो क्या यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाती तो प्रोडक्ट एल्डोल बनने लगते, जबकि हमें बनाने हैं केनिजारो प्रोडक्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन को क्यों अवॉइड करना है, अल्फा हाइड्रोजन को इसलिए अवॉइड करना है, हम नहीं चाहते एसिड बेस रिएक्शन हो, हम चाहते हैं कि यह काम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई। सेकेंड कंडीशन थी कि बेस का कॉन्सेंट्रेटेड होना क्यों जरूरी है। बेस कंसेंट्रेटेड इसलिए होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस स्टेट को ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, तो यहां पे जब O माइनस नीचे आएगा तो आप बताओ क्या यहां से OH एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। आप खुद बताओ कि यहां से H और OH में बढ़िया लिविंग टेंडेंसी किसकी है, बढ़िया लिविंग टेंडेंसी OH की है। तो भैया अगर O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बताओ जाने की टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए थी, OH की। अगर OH की जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए तो क्या बताओ ये रिएक्शन फिर से बैकवर्ड आ जाएगी। बोलो बोलो, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। क्या हम ये काम करने निकले थे, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड ना आके फॉरवर्ड जाए, तो क्या मुझे इसके लिए हाइड्राइड को ट्रांसफर कराना पड़ेगा। जी हां, मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड ना आए, और अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर प्रिंसिपल, ली चेटेलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, OH माइनस को आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन कौन सी साइड पे मूव करेगी बेटा, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो क्या बताओ इसका कुछ अच्छा खासा अमाउंट बनेगा। क्या आपको रीजन समझ में आया, बेस का कॉन्सेंट्रेटेड होना क्यों जरूरी है। बिकॉज OH माइनस अगर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकलेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई। तीसरा फैक्टर था हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले फैक्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर करा रहे हैं तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, ध्यान से देखना, क्या आप यहां पर क्या CH बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं। बेटा CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। CH बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत है। इसलिए कभी कभी आपको सवालों में डेल्टा का साइन दिखेगा तो समझ जाइएगा रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही। आगे बात समझ में, बोलो क्लियर हो गया। हाई टेम्परेचर का मतलब यह नहीं है कि बने हुए कार्बोक्सिलिक एसिड से आप CO2 रिलीज करा दो। इस कंडीशन के लिए, इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना टेम्परेचर नीड है वो आपको हाई टेम्परेचर की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। क्या आपको तीनों कंडीशन क्लियर हो गई हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहली स्टेप होगी, दूसरी स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर होगा जो आपकी RDS स्टेप है, और थर्ड स्टेप में आपके पास हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। तो डायरेक्ट आंसर बनाना है, डायरेक्ट आंसर बनाना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक अल्डिहाइड रहेगा जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। उस अल्डिहाइड को आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको एसिड बनाना है, एसिड बनाना है। और एसिड का क्या बनाना है, सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ एसिड। और एक आप इसका रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएंगे, रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिड्यूस प्रोडक्ट में आप क्या पाएंगे, एल्कोहल। बोलो बात समझ में आ गई। ये आपका हो चुका है शॉर्टकट। जब भी कैनिजारो रिएक्शन आपको करनी है, जब भी कैनिजारो रिएक्शन करनी है तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, एसिड बनाएंगे, अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जी हां, आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कैनिजारो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। दूसरी चीज, इंटर कैनिजारो की बात करें, इंटर कैनिजारो की बात करें, इंटर कैनिजारो का मतलब हो गया कि आपने जो अभी सवाल सॉल्व किया था, क्या उसमें सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन था। ध्यान से देखो, आपने जो सवाल लिया था उसमें क्या एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन है। मतलब दो सेम अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दे रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी,
इंटर कैनिजारो। उसके आगे लिखा है कि इंटर कैनिजारो इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें सेम एलिमेंट का, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो क्या इंटर कैनिजारो रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल है। बोलो, बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इज आरडीएस। H माइनस का माइग्रेट होना आरडीएस स्टेप होती है। क्लियर है? उसके बाद काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके जेई में आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसका क्या मीनिंग है? ध्यान से सुनो। इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो बेटा। क्या यहां पर CH बॉन्ड को ब्रेक करके क्या हाइड्राइड को ट्रांसफर करा रहे हैं? अगर मान लो यहां पर CH बॉन्ड की जगह पर CD बॉन्ड होता, कौन सा बॉन्ड होता? CD बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास CH बॉन्ड है और आपके पास CD बॉन्ड है, अगर ये CH है तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, CD है तो ड्यूटेरियम ट्रांसफर होगा। आप बताओ CH में से और CD में से कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? जल्दी से सोच के बताइए। क्या आपको इसका आंसर पता है कि भैया CH में से और CD में जल्दी से बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? जल्दी से ब्रेक होने वाला बॉन्ड है CH बॉन्ड। भैया अगर CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, CD बॉन्ड मुश्किल से ब्रेक होगा, तो क्या रेट अलग अलग होगी? तो क्या यहां पर इसी पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर होगा? क्या आपको अगला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां पर काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट क्यों होता है? क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन की। रेट लॉ एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं मैकेनिज्म आपको फिर से बताता हूं और उसी बेस पे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले केस में आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो आपको मिलने वाली चीज कुछ ऐसी मिली। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद यहां पर ये आपकी आरडीएस स्टेप थी। इस आरडीएस स्टेप में आपने देखा एक एल्डिहाइड अपना हाइड्राइड ट्रांसफर करा रहा है। देखो, क्या ये हाइड्राइड ऐसे ही ट्रांसफर होगा? जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ तो ये आपके पास आरडीएस स्टेप हो गई। अब मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लोवेस्ट स्टेप के, मतलब आरडीएस के, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के। तो क्या इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या यहां पर ये वाला कंपाउंड दिख रहा है? क्या ये वाला कंपाउंड दिख रहा है? तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस कंपाउंड को मैं नाम दे देता हूं, ऑक्सीजन पे माइनस है तो मैं इसको नाम दे देता हूं मोनो एनायन। क्या नाम दे देता हूं बेटा इसका? मोनो एनायन। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब उसके बाद देखना, क्या ये कंपाउंड अपना H डोनेट करके इस वाले एल्डिहाइड को देगा? इसका मतलब रेट क्या साइमल्टेनियसली फॉर्मल्डिहाइड पे भी डिपेंड कर रही है? बोलो, बात समझ में आ गई? तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों कंपाउंड्स के, इन दोनों कंपाउंड्स के। बोलो, बात समझ में आ गई? जैसा कि आपको पता है कि ये जो मोनो एनायन है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आते हैं? तो क्या हमें यहां से इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा? जी हां। जैसे ही हम यहां से इंटरमीडिएट को हटाएंगे तो इंटरमीडिएट को हटाने का तरीका क्या होता है? उसके पहले वाली रिएक्शन को रिवर्सिबल मानना है। ये पहले वाली रिएक्शन है। इस इंटरमीडिएट की जो रेट है, इस इंटरमीडिएट की जो रेट है वो डिपेंड करती है इन दोनों चीजों पर। तो क्या मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ध्यान से सुनिएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोनो एनायन, मोनो एनायन का फॉर्मेशन क्या इन दोनों पर डिपेंड करेगा? तो इस मोनो एनायन की जगह क्या लिख सकता हूं? फॉर्मल्डिहाइड। और क्या आएगा? OH माइनस। और ऑलरेडी मेरा क्या चल रहा है? एल्डिहाइड। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास इन जनरल, इन जनरल आपके पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या एल्डिहाइड की पावर 2 हो चुकी है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की पावर 2 हो चुकी है, और बेस की पावर हो चुकी है 1। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर हो चुका है थर्ड। कैसे भैया? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर का समेशन होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है कैनिजारो, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, क्लियर हो गया?
आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक शानदार गुरु मंत्र दे दिया है। गुरु मंत्र हमारा कुछ इस तरीके का है, शॉर्टकट हमारा कुछ इस तरीके का है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया हो, कंडीशन है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, तो सबसे पहले हमें पता है इसको ऑक्सीडाइज करना है, और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट पाएंगे, और उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने से जो पीएच है वो तो पीएच ही रहेगा, और सी बन जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड O बन जाएगा OH। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया, ये आपके पास रिड्यूस प्रोडक्ट हो गया, और ये आपके फाइनल आंसर है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो बेंजल्डिहाइड के कैनिजारो रिएक्शन करने से उसका सॉल्ट बनेगा, और उसका क्या बनेगा? अल्कोहल। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या आप आंसर बना पाए हैं? चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिएगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। सबसे पहली चीज, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, मतलब हंसते हंसते कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे जब हम कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है एक बार मैं इसका करना चाहता हूं ऑक्सीडेशन, एक बार मैं करना चाहता हूं इसका ऑक्सीडेशन, और अगली बार मैं करना चाहता हूं इसका रिडक्शन, अगली बार मैं करना चाहता हूं इसका रिडक्शन। क्या आपको पता है इसके ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब जो जैसा दिख रहा है उनको वैसा ही रहने दो, जो जैसा दिख रहा है उनको वैसा ही रहने दो, और इसको बना दो सॉल्ट। उतने ही कार्बन का सॉल्ट बना देंगे, और आप क्या बना देंगे? उतने ही कार्बन का अल्कोहल बना देंगे। क्या इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर यही मिल रहे हैं? क्या सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है? ऐसी रिएक्शन को आप डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोल सकते हैं, मतलब इंटर कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। बोलो, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? चल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ये आपको दिख रहा है एल्डिहाइड, इसके पास वाले कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप फिर से बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। अगर बेटा अल्फा हाइड्रोजन जीरो है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइज, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या पाओगे? इसके ऑक्सीडेशन से पाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ध्यान से देखना, जो ग्रुप वैसा दिख रहा है वो तो वैसा ही होगा। क्या यहां पर एक OH था? क्या यहां पर एक OH है? क्या यहां पर एक OH है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और ये CHO ग्रुप बन चुका है किसमें? C डबल बॉन्ड O माइनस में। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट के साथ रिड्यूस प्रोडक्ट भी बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर एक OH है? यहां पर भी कौन सा ग्रुप है? OH। यहां पर भी कौन सा ग्रुप है? OH। और ये CHO बन जाएगा CH2OH, तो क्या यहां पर भी OH ग्रुप देखने को मिलेगा? बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये इस क्वेश्चन के हो गए हैं फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे एक ड्यूटेरियम है और एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट की बात होगी। मैकेनिज्म मैं फिर से आपको समझाऊंगा बेटा, मैकेनिज्म फिर से समझाएंगे, डरिए मत, बहुत आसानी से हम सीख लेंगे। ध्यान से देखो, क्या सबसे पहले HCOD रहा होगा, और उस पर अटैक करने वाली चीज OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, और आपको जैसा कि पता है बॉन्ड का टूटना और न्यूक्लियोफाइल का आना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा, और यहां पर बनने वाली चीज क्या O माइनस D और OH ऐसा ही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद अगली स्टेप में आपको पता है, अगली स्टेप में हम वैसा ही कार्बोनिल कंपाउंड लेके आएंगे जो है HCOD, और यहां पर फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने की कोशिश करेंगे। बट यहां पर आप खुद बताओ, CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है या CD बॉन्ड को तोड़ना? मैंने बताया था CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बिकॉज उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और जैसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो ध्यान से देखो मेरे बेटा, यहां पर दिख रहा है D, D के पास दिखेगा C डबल बॉन्ड O,
और यहां पर दिखेगा OH। क्या आपके पास ये एसिड बन चुका है? यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप चले थे HC, यहां पर कौन हो चुका है O माइनस, यहां पे कौन है D, और वहां से किसको लेके आए हो? वहां से लेके आए हो हाइड्राइड को। तो बोलो यही होगा। क्या अब इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? तो आपके पास इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर क्या मिलेंगे? आपके पास इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर मिलेंगे, एक तो एसिड जो दिखेगा D, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये H जा चुका है यहां पर, तो ये बनेगा CH2D, मतलब ये दिखेगा CH2D, और इस CH2 के साथ क्या बन जाएगा बेटा? OH। बोलो बात समझ में आ गई? तो आपके पास ये इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। और जैसा कि आपको पता है, ये इसकी RDS स्टेप है। RDS स्टेप में CH बॉन्ड को तोड़ सकते थे, CD को तोड़ सकते थे, CH को प्रेफरेंस रहेगा। क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हुआ? बोलो बात समझ गए? आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मेरे भाई जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप सोचिए, एक बार और आप लोगों के लिए मैकेनिज्म बनाता हूं। सबसे पहले बताओ, क्या यहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? बिल्कुल। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास कौन आ चुका है? OH। क्या अब आपको पता है? बोलो बोलो, क्या आपको पता है अगली स्टेप में H माइनस को ट्रांसफर करना था? मजेदार बात यह है कि यहां पर H है ही नहीं, तो अब मुझे मजबूरी में D को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जैसे ही D को ट्रांसफर करोगे, जैसे ही D को ट्रांसफर करोगे, ध्यान से देखना, आपके पास यहां पे कौन है? D। ये बन जाएगा कौन? डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा कौन? OH। क्या ये आपके पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? क्या ये आपके पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? और यहां पर रहेगा CH और ये आएगा D, तो यहां पे रहेगा CH2D और O माइनस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? उसके बाद अब इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर दें, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर दें, तो क्या आपके पास ये H यहां पहुंच जाएगा? तो क्या बचेगा? D, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा O माइनस, और वो रहेगा CH2D, और ये रहेगा OH। बोलो बात क्लियर है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? अभी आप कैनिजारो रिएक्शन कर पा रहे हैं विद मैकेनिज्म? बोलो बात समझ में आ गई? समझ में आया? इस चीज में आप एक चीज का और ध्यान दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मॉलिक्यूल D या H को ट्रांसफर करता है, उस कंपाउंड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जो D या H को गेन करता है, उसका क्या होता है? रिडक्शन। ये चीज को हम आगे यूज करेंगे। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल का मैकेनिज्म, अगले सवाल का मैकेनिज्म ध्यान से देख मेरे भाई। DCOH, और उसमें अटैक करेगा OH माइनस, बॉन्ड का टूटना, OH माइनस का आना। क्या तुम्हें याद है? बोलो बोलो सारे बोलो भाई, क्या आपको ये सारी चीजें? ओ हो सर जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। अटैक कराना है किसको? OH को मेरे भाई, बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। किसको अटैक कराना चाहते हैं? OD को, DH पे, तो ये बॉन्ड का टूटना, न्यूक्लियोफाइल का आना। बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद आप यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं O माइनस, यहां देख रहे हैं H, यहां हो चुका है OD। बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद अगली स्टेप में आपको पता है कि यहां पर कौन आएगा? H और D है। क्या अगले वाले केस में हम बॉन्ड को तोड़ेंगे? CH और CD में से किसको तोड़ना है? CH जल्दी टूटेगा तो क्या हाइड्राइड जल्दी ट्रांसफर होगा? अरे बेटा, जैसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो बताओ क्या यहां से D दिख रहा है? D के साथ क्या दिखेगा आपको? C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या दिखेगा बेटा? OD। उसके बाद H, और ये CD, और ये H हो जाएगा, तो यहां पे क्या दिखेगा? CH2D O माइनस, और उसके बाद क्या चाहिए? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। क्या आपको इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन से फाइनल आंसर D, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां का D उधर ऑलरेडी एक D था, ये CH2 था, क्या ये OD बन चुका है? क्या यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है? बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बोलो सारे लोग बोलो भाई, बात समझ में आ गई? बना पाएंगे?
चलिए, बहुत आसान हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ये लो भाई, यहां पर एल्डिहाइड है, उसके बाजू वाले कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप इसका आंसर बना लीजिए, जल्दी से आप इसका आंसर बना लीजिए। क्या यहां पर इसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर दें? बिल्कुल। जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे तो आपके पास ये रिंग थी, घूमने आई थी, घूम के चली गई, रिंग घूमने आई थी, घूम के चली गई, और आपके पास ये मॉलिक्यूल बन चुका है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपके पास एक और बार रिंग घूमने आई थी, घूम के चली गई है, ये आपके पास बनेगा CH2OH। बोलो, क्या यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है? बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। ओ, अगला सवाल है फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन देखा तो कितना दिखा? 0। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। अरे भैया, ये क्या परेशानी है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, अरे इसका क्या मतलब है? अभी तक तो आप बोल रहे थे, अभी तक तो आप बोल रहे थे क्या कॉन्सेंट्रेटेड बेस लगेगा? अरे उसके साथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस लिख के आप क्या समझाना चाहते हो? अरे भाई, हम ये समझाना चाहते हैं कि ये आपके पास एक स्पेशल केस है, ये आपके पास एक स्पेशल केस है, ये अलग से समझने वाला सवाल है, ध्यान रखने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछा जा सकता है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस होने से मैकेनिज्म में क्या फर्क पड़ेगा? आइए उसको जानने की कोशिश करें। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस क्या करेगा? देखो, पहले तो मुझे एक बात बताओ, अपना तो है एक ही काम, बेस को लाएंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्या आपको यहां पर O- H और OH दिखेगा? बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, एक साथ बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ नया। भैया, बेस है बहुत ज्यादा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस होने की वजह से पहले इस कंपाउंड में यह पड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन भी कौन सी रिएक्शन दे देगा? एसिड बेस रिएक्शन। और यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? वाटर। बोलो, बात समझ में आई? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस एग्जाम में अलग से मेंशन होगा, ध्यान रखना, मेंशन नहीं है तो नॉर्मल केस है, मेंशन है तो स्पेशल केस है। यहां पर पड़ा हुआ हाई कंसेंट्रेशन में जो अमाउंट है या एक्सेस में जो बेस है, वो यहां के सारे एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा। और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, तो आप मुझे बताओ, क्या आपको मिलने वाली चीज, क्या आपको मिलने वाली चीज कुछ ऐसी ही होगी, डाई एनायन? क्या यहां पर 2O- दिख रहे हैं? ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस में और पिछले वाले सवालों में। यहां पे आपके पास बन रहा है डाई एनायन। बोलो, बात समझ में आ गई? और अब डाई एनायन बन चुका है, तो अब क्या करोगे? अब तो हमें आता है एक ही काम, हम फिर से एक मॉलिक्यूल लाएंगे, उसका बॉन्ड घुमाएंगे और यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर कराएंगे। अब की बार हाइड्राइड ट्रांसफर पहले से भी फास्ट होगा मेरे भाई। क्यों होगा? उसका रीजन सुनिए। बिकॉज यहां पर ये O- भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये O- भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अरे भैया, दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो क्या H को भागने की बहुत ज्यादा जल्दी होगी? बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब हाई कंसेंट्रेशन बेस में एक बार एसिड बेस रिएक्शन से वाटर रिलीज होगा, डाई एनायन बनेंगे, और उसके बाद क्या आंसर पाओगे? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या ये वाला कंपाउंड HC डबल बॉन्ड हो, ये H गया तो क्या ये O- बचेगा? उसके बाद ये वाली चीज, क्या CH2HCH3 हो जाएगा और यहां पे CH3 के साथ O- हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब मजेदार बात यह है कि यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। मजेदार बात यह है कि यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। अब आप सोच तो रहे होंगे, सर आपको अचानक से क्या हो गया, इसी क्वेश्चन को फाइनल आंसर बोल रहे हो? अरे मेरे भाई, क्या यहां पर आप एसिड बेस रिएक्शन करा पाते हैं? जैसा हम पहले कर रहे थे, क्या वैसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर कोई H नहीं है, यह एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती, तो यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर है। तो भैया, इस स्पेशल केस में, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस के केस में, ये इसके मेजर आंसर हैं। बोलो, बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गया? क्या आप याद रख पाएंगे ये वाला केस? क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद और हम आगे बढ़े, उसके बाद हम और आगे बढ़े तो उसके बाद हमारे पास अगला केस आता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अभी तक हम बात कर रहे थे इंटरमोलिकुलर कैनिजारो की। इंटरमोलिकुलर कैनिजारो का मतलब एक ही जैसा कंपाउंड था। इंट्रामोलिकुलर का मतलब विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल आपको दो कार्बोनिल कंपाउंड दिखेंगे। क्या आपको ये एक कार्बोनिल कंपाउंड और ये दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है? एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल कंपाउंड और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या नाम दे रहे हैं? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। और मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट वही है बेटा, ध्यान से सुन, शॉर्टकट वही है, शॉर्टकट वही है। इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज कर दो, किसी एक को रिड्यूस कर दो, तो ध्यान से देखना ये दोनों अल्डिहाइड हैं, किसी को भी ऑक्सीडाइज करें किसी को भी रिड्यूस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बनाया? मैंने इस वाले को तो बना दिया एल्कोहल और इस वाले को बना दिया सॉल्ट। क्या इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? ये लो भैया, एक कंपाउंड हो गया है ऑक्सीडाइज और एक कंपाउंड हो गया है रेड्यूस। आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं? बिल्कुल समझ रहा हूं मैं आपके मन की बात। आपके लिए आ गया है मैकेनिज्म। एक और बार मौका है, आखिरी मौका मैकेनिज्म से समझने का। क्या सबसे पहले बेस सामने से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना चाहेगा? जी हां। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा आपको क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड, देखता का देखता रह गया, और ये बन चुका है सी ओ माइनस एच और यहां पे हो चुका है ओ एच। बोलो, बात समझ में आ गई? अरे भैया थोड़ा सा इस कंपाउंड को कष्ट दे दूं, क्या मैं यहां पर ओ एच लिख दूं? क्या मैं यहां पे एच लिख दूं? अरे भैया कोई इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा घुमा के लिख सकता हूं, एच को नीचे ले आया और इसको ओ एच लगा दिया। बोलो, बात समझ में आ गई? अगली स्टेप में मेरे भाई जल्दी से बता दे क्या होता है। सर अगली स्टेप में ओ माइनस पाई बनाएगा, ये हाइड्राइड यहां जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, एक साथ बोलो, यही होगा क्या? समझे कि नहीं? और जैसे ही ये काम होगा तो आप बताओ अगली स्टेप में क्या मिलेगा? एच, यहां पे मिलेगा ओ माइनस, यहां पे आ चुका है एच। बोलो, उसके बाद ये हो चुका है डबल बॉन्डो और ये हो चुका है ओएच। क्या इसके बाद आपकी दिमाग की बुद्धि जोर से बता रही है आपको कि एसिड बेस रिएक्शन तुरंत कर दी जाए? और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन करोगे मेरे भाई, क्या आपको यही आंसर मिलेगा? देखो, एच सी एच और ये बन चुका है ओ एच और ये रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। बोलो भाई, बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर है? मतलब एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक कंपाउंड का रिडक्शन। एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल कंपाउंड थे, मतलब इंट्रा रिएक्शन है। किसी एक का ऑक्सीडेशन, किसी एक का रिडक्शन, काम आपका हो चुका है। बोलो, बात समझ में आई? क्या ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है? जी हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। बट ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों नहीं है, इस बात को ध्यान से समझने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनो, क्या आपने इस वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया? हाँ या ना? और आपने रिडक्शन किसी दूसरे मॉलिक्यूल का किया? बिल्कुल हाँ। अरे इस यूनिट का ऑक्सीडेशन, इस यूनिट का रिडक्शन रेडॉक्स कहलाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े अपन। चलिए, उसके बाद अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अगले सवाल में आप ध्यान से देखो, यहां पे है बेंजल्डिहाइड यूनिट, यहां पे है फॉर्मल्डिहाइड यूनिट। सबसे पहले आप देखो बेस कहां पे अटैक करेगा? सबसे पहले बॉन्ड घूमेगा और बेस यहां पे आएगा। बोलो, बात समझ में आए? तो यहां पे इसका मैकेनिज्म बना है। तो देखो, ये है सी डबल बॉन्डो, ये है आपके पास सी डबल बॉन्डो। अरे भैया इतना काहे चमक रहे हो? पी एच सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो एच। जल्दी से मेरे भाई शॉर्टकट समझ ले, आखिरी बार मैकेनिज्म मिल रहा है। आप बताओ क्या ओ एच माइनस का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट यही होगा? जी हाँ, ये आपको मैं एल्डोल वाले केस में भी बता चुका हूं, एल्डोल वाले केस में भी बता चुका हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट कौन देता है? अल्डिहाइड यूनिट। फॉर्मल्डिहाइड सुपर एल्डिहाइड होता है। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा तो बनने वाली चीज यहां से कौन होगा?
O माइनस ऑलरेडी था, H आ चुका है OH, O माइनस का नीचे आना, बॉन्ड का टूटना, हाइड्राइड का ट्रांसफर होना। बोलो क्लियर है? उसके बाद क्या पाओगे? PH, ये हो जाएगा क्या? O माइनस, ये ऑलरेडी H है, ये C डबल बॉन्ड O, OH, हम करा देंगे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। और बेटा जैसे ही इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगी आपको आंसर में क्या मिलेगा? PH, CH, यहां पे मिलेगा OH, और यहां क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस। बोलो क्या यही फाइनल आंसर है? क्या यही फाइनल आंसर है? अब इसका शॉर्टकट बताने का वक्त आ चुका है। इसका शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से सुनो। यहां पे आप देखो, क्या ये मोर रिएक्टिव था? क्या ये ग्रुप मोर रिएक्टिव है? तो बेटा मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड का ध्यान से देखो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करो, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन करो, मेजर आंसर पाओ। बोलो बात समझ में आई? ध्यान से देखो ऐसा क्यों हुआ? रीजन है हमारे पास। क्या मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड पे ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा? अगर मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाले कंपाउंड पे ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फास्ट होगा, तो देखो ये बनेगा। क्या यही चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? इसका मतलब शानदार तरीके से अगले सारे सवाल शॉर्टकट से करेंगे। मोर रिएक्टिव का भैया ले लो गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है? कि आपके पास जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है उसका आप हमेशा कर दो क्या? ऑक्सीडेशन, और उसके ऑक्सीडेशन से आपको पता है सॉल्ट मिलता है। और जो लेस रिएक्टिव है, किसके बेस पे मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेस पे उसका आपको हमेशा क्या करना है? रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या पाओगे? अल्कोहल। बोलो समझ पाए हैं इस बात को? क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब इसी बात पे हम धड़ाधड़ सवाल करते चलेंगे। लो भैया यहां पर एक ही कंपाउंड में दो अल्डिहाइड आ चुके हैं, मतलब क्या नाम देना चाहोगे? इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो। और इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो की खास बात होती है किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, किसी एक नहीं बोलना, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन बोलना और लेस रिएक्टिव का रिडक्शन बोलना। बट मजेदार बात यह है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो मोर रिएक्टिव का लेस रिएक्टिव का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप यहां पर एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस करके यही आंसर पाओगे? CHO को ऑक्सीडाइज करेंगे C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा, CHO को रिड्यूस करेंगे CH2OH बनेगा। बोलो बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो भैया अगला सवाल, मुझे लगता है कि एक कंपाउंड में दोनों CHO, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। कॉन्सेंट्रेटेड बेस आ गया, हिटिंग का साइन आ गया, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? पूरा इशारा है सवाल केनिजारो की तरफ। केनिजारो के केस में क्या आपको पता है मोर रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना होता है? यहां पे मोर रिएक्टिव की बात नहीं करेंगे बेटा क्योंकि आइडेंटिकल है। इसका मतलब किसी को भी बना दो ऑक्सीडाइज, किसी को भी बना दो रिड्यूस। क्या यही फाइनल आंसर है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? अरे भैया समझ में आ रहा है तो खुश हो लो, शर्मा क्यों रहे हो? चलिए अगला सवाल, ये ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ सवाल है। इस सवाल में आप ध्यान से देख सकते हैं 4 CHO यूनिट हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहीं पे भी नहीं है, मतलब केनिजारो रिएक्शन तो होगी। अब मजेदार बात यह है कि सर मैं केनिजारो रिएक्शन तो करना चाहता हूं, मैं केनिजारो रिएक्शन तो करना चाहता हूं। मान लो मैंने CHO को, मान लो मैंने CHO को ऑक्सीडाइज करके O माइनस बना दिया, तो भैया ये अपना H किधर दिया? इसने अपना एच किधर दिया? ध्यान से सुनो, ये आपके पास प्लेनर रिंग है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्लेनर रिंग का मतलब ये रिंग ऐसी है आपके पास, ये प्लेनर रिंग है। अब आप बताओ ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग, यहां पे लगा हुआ है कौन? एल्डिहाइड। इधर भी एल्डिहाइड, उधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अब ध्यान से सुनो, अगर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया तो ये अपना हाइड्रोजन ऐसे घुमा के नहीं दे सकता, ये अपने प्लेनरिटी को ऐसे घुमा के नहीं दे सकता। तो इसके लिए कन्वीनियंट मेथड क्या है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए और ये अपना हाइड्रेट ट्रांसफर इधर वाले एल्डिहाइड पे कर दे। ये ट्रांसफर ज्यादा इजी है। क्या आप बात समझ पाए हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। ये आपके पास प्लेनर रिंग है, प्लेनर रिंग है, हाइड्रोजन को डोनेट कराना
ऐसे ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये अपना ट्रांसफर करके हाइड्राइड यहां पे क्या बना लेगा? एल्कोहल। ये काम इजी है एज कंपेयर टू दिस। बोलो बात समझ में आ गई? और अगला तो आपको पता ही है, क्या यहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस बना के CH2OH बना लेंगे? क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो क्या यही आंसर पाओगे? बोलो बात समझ में आ गई? अगला सवाल करें, चलिए अगला सवाल। ओ हो, ये तो देखा हुआ सवाल लग रहा है, बट भैया ये देखे हुए सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है बेटा? यहाँ पे NO2 लगा हुआ है जो किसका काम करता है? विड्रोइंग ग्रुप का। अब भैया ये आइडेंटिकल तो नहीं है। अरे इन दोनों से पूछो क्या तुम दोनों एक जैसे हो? अरे भैया नहीं है, क्योंकि यहां पर NO2 इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे लगा हुआ है और NO2 यहां पर इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे लगा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? CHO के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, CHO के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहां पे अब हमें रिएक्टिविटी ढूंढना पड़ेगा। रिएक्टिविटी ढूंढने का तरीका क्या है? मोर रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज करना है। कैसे ढूंढना है इस बात को समझो, कैसे ढूंढना है इस बात को समझो, ध्यान से सुनिएगा। एक और बार मौका मिल रहा है। क्या हमारा दिया हुआ सवाल कुछ इस तरीके का है? बोलो बोलो, ध्यान से बोलो। अब आपको पता है सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो OH माइनस अटैक करेगा। मेरे भाई OH माइनस कहां अटैक करता है? जिस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। आपको पता है ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटेगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा। क्या ये प्लस इस OH को बुलाना चाहता है? बोलो, एक ऑप्शन ये वाला है। दूसरा ऑप्शन भी सोचना पड़ेगा बेटा। क्या ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, माइनस लाएंगे, प्लस लाएंगे, क्या ये OH यहां भी आना चाहता है? बोलो बोलो। क्या पहली स्टेप हमारे मैकेनिज्म की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी? बात समझ में आई? अब हमें यह देखना है कि OH माइनस कौन से कार्बोनिल कार्बन पे आसानी से जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो अब ध्यान से सुनो भैया, आपको पता है कि ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा पोजीशन है। अरे ये इसके पैरा पोजीशन पे लगा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? सही है। अब और ध्यान से देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये लगा है ऑर्थो, कहां पे? ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। आप बताओ NO2 मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक का काम नहीं करता, किसका काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट का। और आप देखो, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये NO2 इस वाले CHO के लिए काम करता है माइनस आई का, और ये NO2 इस CHO के लिए काम करता है माइनस M का। आप मुझे बताओ कौन सी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है? मेसोमेरिक वाली। कौन सी ज्यादा होती है? मेसोमेरिक वाली। अगर ये इसके लिए मेसोमेरिक का काम कर रहा है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो इस कार्बन पे प्लस ज्यादा जनरेट होगा, और प्लस ज्यादा जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मजा आएगा क्या? बोलो बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? हमको यह समझ में आया सर, ये वाला CHO ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला CHO मोर रिएक्टिव है। कैसे पता लगा ये वाला CHO मोर रिएक्टिव कैसे है? यही तो मैंने आपको बताया, यही तो मैंने आपको बताया। क्योंकि ये NO2 इसके लिए किसका काम करता है? माइनस M का। और ये किसका काम करता है? माइनस I का। ज्यादा विड्रोइंग पावर किसकी है? माइनस M की। ज्यादा खींचेगा, प्लस बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, H ट्रांसफर होकर यहां आएगा। इसका मतलब जहां एडिशन है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो बताओ क्या मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन करके एसिड पाएंगे, और लेस रिएक्टिव का रिडक्शन करके एल्कोहल पाएंगे, और NO2 अपनी जगह पे आराम कर रहा है? बोलो बात समझ में आई? क्या आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया? ये मैकेनिज्म दिखा देता हूं। रेड वाला पैटर्न सही है, रेड वाला पैटर्न सही है। NO2 अपना जलवा दिखा रहा है, और यहां पे बॉन्ड टूट चुका है। यहां पे एक H था, यहां पे एक H था, और यहां पे C डबल बॉन्ड OH था। बोलो समझे? उसके बाद वाली स्टेप में क्या होता है वो देखो। क्या उसके बाद वाली स्टेप में ये बॉन्ड का टूटना, हाइड्राइड का जाना और इसका घूमना यही होगा? क्या जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन से ये सॉल्ट बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा?
बोलो बात समझ गए? क्या आपको विद मैकेनिज्म ये बात समझ में आ गई? चलिए, आपके बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। CH3 ग्रुप किसका काम करता है? CH3 काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। भैया इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और मेटा है। अगर ये यहां पे मेटा पोजीशन पे है तो प्लस आई का काम करेगा, अगर ये यहां पे पैरा पोजीशन पे है तो प्लस एच का काम करेगा। आप बताओ ज्यादा पावरफुल डोनेटिंग का काम कौन कर रहा है? ये वाला CHO CH3 के लिए। अगर ये बहुत तगड़े तरीके से इस वाले CHO को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या यहां पे आने वाले प्लस की डेंसिटी कम होगी? और प्लस की डेंसिटी कम होगी तो क्या ये एडिशन इतना आसान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां पर ज्यादा रिएक्टिव CHO कौन सा मिला है? ये मिला है मोर रिएक्टिव CHO। मेरे भाई क्या आपको बात समझ में आई? ये CHO मोर रिएक्टिव है तो इस वाले CHO का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से तो आपको पता है सॉल्ट ऑफ एसिड बनाते हैं, और ऊपर वाले CHO का रिडक्शन, रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, और CH3 अपना बैठ के मजे ले रहा है। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? एक और बार मैं आपको समझाता हूं, एक और बार मैं समझाता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपके चेहरे का रंग बदल रहा है, तो बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो एक मौका और है मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये CH3 यहां पे लगाएगा प्लस एच, ये इलेक्ट्रॉन दे दे के इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन उतनी आसानी से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। बोलो बात समझे? उसके बाद यहां पे पॉजिटिव अच्छा खासा उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है क्योंकि ये प्लस आई का काम कर रहा है, तो यहां पे बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये अपना हाइड्रोजन यहां देगा, और ये अल्कोहल बनेगा और ये एसिड बनेगा। बोलो अब तो खुशी आ गई? अरे अब तो खुशी आ गई बेटा, बात समझे? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगले सवाल, अरे अगले सवाल के पहले टॉपिक आ गया क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या होता है अब वो समझ लो। क्रॉस कैनिजारो का मतलब होता है कि आपके पास दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में जो कैनिजारो रिएक्शन की जाएगी उसको नाम देंगे क्रॉस कैनिजारो। क्या तीन टाइप की कैनिजारो समझ में आ गई? इंटर, इसका मतलब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एक जैसे। इंट्रा, दो कार्बोनिल कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और क्रॉस कैनिजारो का मतलब दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन होगी दैट इज नोन एज क्रॉस कैनिजारो। बोलो बात समझ में आ गई? अब आपको पता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, और जैसा कि आपको पता है दोनों में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? वो देता है फॉर्मल्डिहाइड। जैसा कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि अगर हम डायरेक्ट आंसर बनाना चाहते हैं, पेपर में समय बचाना चाहते हैं, तो मोर रिएक्टिव को सीधा ऑक्सीडाइज करो। अगर मोर रिएक्टिव को सीधा ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या आप उसका आंसर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पाओगे? ये देखो, मोर रिएक्टिव का सीधा किया ऑक्सीडेशन, और लेस रिएक्टिव का करेंगे रिडक्शन, और इसके रिडक्शन से क्या मिलेगा? पीएच CH2OH। बोलो समझे बेटा? क्या आपको अभी भी मैकेनिज्म जानने की इच्छा है? जी हाँ, अरे इसीलिए तो आपके लिए आए हैं। हर सवाल का, हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझाते हुए। ध्यान से देखना, अगर आप देखो, एक तरीका तो यह है कि यहां पे आप करा दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो क्या आप यहां पे ऐसा पाओगे? और उसके बाद अगली स्टेप में यहां पे आएगा PHCHO, और PHCHO में बॉन्ड का घूमना, हाइड्राइड का ट्रांसफर होना, बॉन्ड का बनना। बोलो यही सवाल होगा। दूसरा पार्ट क्या था मैकेनिज्म का? दूसरा पार्ट यह है कि आपके पास होता PHCHO, और आप उसमें अटैक कराते OH माइनस, बॉन्ड टूटता, OH माइनस आता, और आपको मिलता PHCO माइनस, यहां पे H, यहां पे OH, और अगली स्टेप में HCHO होता, बॉन्ड घूमता, हाइड्राइड ट्रांसफर होता, पाई बॉन्ड नीचे आता। बोलो बात समझ में आई? क्या यही दो स्टेप्स है?
क्या ये दोनों पॉसिबिलिटीज है? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, पहली स्टेप जो थी, क्या वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? क्या आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? मेरे भाई, एलिफेटिक एल्डिहाइड में और एरोमेटिक एल्डिहाइड में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड पर, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, OH जल्दी अटैक करेगा, ये काम जल्दी होगा, तो ये आंसर जल्दी बनेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव है, और मोस्ट रिएक्टिव का हमेशा क्या करना होता है? ऑक्सीडाइज्ड, मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये मैकेनिज्म से फाइनल आंसर आएगा? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? अच्छे से समझ में आ गया? चलो, तो मोर रिएक्टिव का हमेशा ऑक्सीडाइज करो, लेस रिएक्टिव का हमेशा रिड्यूस करो, एल्कोहल बनाओ। चलिए, इसी बात पे अगले सवाल की चर्चा करेंगे। आप बताओ, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? और ये बहुत बड़ा वाला एल्डिहाइड है? हाँ, बिल्कुल बड़ा वाला, आपकी तरह। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये बड़ा वाला एल्डिहाइड। आपको पता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड किसी सवाल में आ जाए तो वही आपके पास मोर रिएक्टिव होगा, बाकी सारे एल्डिहाइड देखते रह जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है। आप ये की पॉइंट बना के ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। अगर किसी भी कैनिजारो रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड का ही हमेशा ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए, वही आपका मेजर आंसर होगा। तो क्या आपके पास बनने वाली चीज यही होगी? और ये वाली चीज का तो क्या बताऊं आपको, अल्कोहल बन चुका है। बोलो, क्या यही इस क्वेश्चन के मेजर आंसर होंगे? बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, अब आप इस सवाल में सिर्फ एक ही दिमाग लगाओ कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो आपने बोला, सर ये हमें दिख रहा है मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस पे OH माइनस का एडिशन फास्ट होगा, और ये तो हमारी तरह है, हमारी तरह है, बड़ा वाला है। ये तो लेस रिएक्टिव दिख रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? O माइनस। मेरे भाई, लेस रिएक्टिव का क्या करेंगे? रिडक्शन। ध्यान से देखना, यहां पे लगा हुआ था OH, नीचे लगा हुआ है OH, इधर लगा हुआ है OH, और ये CHO बन चुका है CH2OH। बोलो, क्या यही आंसर होंगे? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, लो भाई, ये क्या बात हो गई यहां पे? ये सवाल तो देखने में अजीब सा दिख रहा है। पहली चीज तो आपने फॉर्मल्डिहाइड के नीचे एक्सेस लिख दिया, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। बट ये क्या पिक्चर है यार? यहां पे तो एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड आ चुका है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तीन तीन दिख रहे हैं। अरे भैया, मतलब केनिजारो तो नहीं होगा, मानते हो कि नहीं? अरे केनिजारो की कंडीशन थी, एल्डिहाइड कीटोन में क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब आप बताओ, बेस पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा या एसिड बेस रिएक्शन करेगा? इसके साथ एसिड बेस करेगा ना। तो देखो यहां पे मेरे भाई क्या होगा, सुनो, बहुत ही बढ़िया सवाल, ऑलरेडी IIT में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। पहले यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, बेस है तो एल्डोल रिएक्शन होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपके पास एक CH3CHO और एक मॉलिक्यूल HCHO है? तो आप मुझे बताओ, बेसिक कंडीशन में आप सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन उठाओगे और रिएक्शन करोगे कौन सी वाली? एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन होगा? एल्डोल। क्यों एल्डोल को प्रेफरेंस है? क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन। क्या तुम्हें याद है एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? अरे एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था मेरे भाई। एल्डोल कंडेंसेशन का तरीका है, ये अल्फा हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसको बोलेगा तुम मुझे H दो, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या आपको ये बात याद है? अरे नहीं याद है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, एल्डोल कंडेंसेशन को देखिए, ध्यान से सुनो। ये आपके पास जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, और ये आपके पास आएगा बॉन्ड। तो इसी बात को फॉलो कर दे, यहां से ये बन जाएगा OH,
तो ये दिखेगा CH2OH, और ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या दिखेगा, CH2CHO। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई, क्लियर है। उसके बाद ये एक्सेस में है, खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब आप चाहे तो और रिएक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको चाहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फॉर्मल्डिहाइड इस वाले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा एक बार और एल्डोल कंडेंसेशन होगा। जब एक बार और एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या इस बात को फॉलो कर देना चाहिए? और जैसे ही इस बात को फॉलो करोगे तो यहां से स्टार्ट करो। क्या आपके पास CH2 है, आपके पास OH है, आपके पास CH है, और इस CH के पास क्या है, CHO। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये इसने H इसको दिया, तो क्या ये कार्बन इस पे आएगा, ये कार्बन यहां पे CH2OH की फॉर्म में रहेगा क्या? बोलो बोलो बोलो, चमका क्या भाई? अरे चमका। अरे आप ध्यान से देखना एल्डोल का वीडियो, ये सेम सवाल आपको वहां पे भी मिलेगा। अब मुझे बताओ भैया, एक्सेस है, एक्सेस का मतलब रिएक्शन और हो सकती है। अरे क्यों हो सकती है? क्योंकि अभी भी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, अभी भी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। फिर से हम सेम बात बोलेंगे, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। और इस बात को फॉलो करो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो क्या होगा, CH2OH, उसके बाद ये क्या हो चुका है, C ऑलरेडी उस पे क्या है, ऑलरेडी है CH2OH, ऑलरेडी उस पे क्या है, ऑलरेडी है उस पे CHO, और तुमने इसको H दिया, बॉन्ड बुलाया, तो ये आएगा CH2OH। तो आपके पास क्या यहां पर CH2OH मिला? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई? अब मजेदार चीज ये है, आप सोच रहे हो अब मजा आ गया, अब तू क्या करेगा, तेरे पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो बोलो, खुशी हुई कि नहीं? बिल्कुल खुशी हुई। बट मेरे दोस्त, जरूरत से पहले खुशी आ गई है, मतलब काम बिगड़ सकता है। अल्डिहाइड जो है वो एक्सेस में है, और अब आप ध्यान से देखो, अब होने वाली रिएक्शन केनिज़ारो होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? केनिज़ारो रिएक्शन। अरे क्यों केनिज़ारो रिएक्शन होगी? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या केनिज़ारो होगा? और जब केनिज़ारो होगा, जब केनिज़ारो होगा, तो आप बताओ, क्या हमेशा की तरह फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और दूसरा वाला अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस कार्बन पे CH2OH, CH2OH, CH2OH। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, CH2OH, 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 और CHO बन चुका है CH2OH। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का ये आपके पास फाइनल आंसर है। बोलो बेटा, चमका के नहीं? है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन? आपको एग्जाम में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है? आपको एग्जाम में पूछेगा यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन कितनी बार हुआ है, तो आप बोलोगे 3 बार, 1, 2 और 3। कितनी बार केनिज़ारो हुआ है? 1 बार। आपको अगला सवाल पूछेगा कि यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल यूज किए गए हैं, तो ध्यान से देखो, क्या आपने पहला फॉर्मल्डिहाइड यहां पे यूज किया, उसके बाद सेकंड यहां पे यूज किया, उसके बाद थर्ड यहां पे यूज किया, और उसके बाद फोर्थ यहां पे यूज किया, तो आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में कितने फॉर्मल्डिहाइड यूज किए गए हैं, तो आप बोल सकते हो 4 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बोलो, बात समझ में आई? क्या आपको ये क्वेश्चन चमका अच्छे से? महा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। दो कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्रॉस रिएक्शन है। क्रॉस रिएक्शन हो, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा हो, हमें तो एक ही चीज पता है, मोस्ट रिएक्टिव को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेस रिएक्टिव को रिड्यूस करेंगे। तो चलिए मिलके पहचानते हैं। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड का टूटना, माइनस आना और इस पे प्लस आना, और ये NO2 किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। बोलो, मानते हो कि नहीं? अरे मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या इस कार्बन पे प्लस बढ़ेगा? अरे इस कार्बन पे प्लस बढ़ेगा, तो क्या यहां से OH माइनस का एडिशन फास्ट होगा? बोलो, बात समझ में आई? यहां पे आप देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस आएगा, अरे जितना प्लस है उतने पे ही OH आएगा।
बट यहां पर जितना प्लस है उससे ज्यादा प्लस कौन बढ़ा सकता है? NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस बढ़ेगा, OH जल्दी आएगा, तो क्या पहले वाला कंपाउंड मोर रिएक्टिव दिख रहा है? अरे मेरे भाई, आपने मोस्ट रिएक्टिव पहचान लिया तो डर किस बात का है? चुपचाप से इसको ऑक्सीडाइज कर दो। और जैसे आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहां पे आप क्या पाएंगे? यहां पे तो आप पाएंगे कौन सी चीज? NO2। और यहां पे आप क्या पाएंगे? यहां हम पाएंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी वाली चीज का क्या करें? दूसरी वाली चीज का क्या करें? अरे दूसरी वाली चीज को तो आपको पता है, उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? जी हाँ, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है तो रेडॉक्स तो है। बट आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। तो ये सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको ही क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास इंटर कैनिजारो रिएक्शन ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और बाकी सारी कैनिजारो रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। बोलो समझ गए बेटा? चलिए अगला सवाल, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये वाले CHO और ये CHO में क्या डिफरेंस है कि यहां पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेरे भाई, इस कार्बन पे प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अगर यहां पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल यहां क्यों आएगा? अरे न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे जल्दी अटैक करेगा क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज बहुत अच्छा है इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये आपके पास मोर रिएक्टिव है। और अगर ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है तो हमें पता है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट रिएक्टिव का हम क्या बनाते हैं? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और लीस्ट रिएक्टिव का हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल। और क्या इस अल्कोहल के साथ पैरा पोजीशन पे CH3 रहेगा? जी हाँ। बोलो क्या ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है? बात समझ में आ गई? चल, उसके बाद एक और सवाल की हम बात करें। अब ध्यान से देखो, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, दोनों में NO2 की पोजीशन अलग है। यहां पे NO2 लगा है ऑर्थो, अरे ऑर्थो पोजीशन गलत हो गई भाई, ऑर्थो, मेटा और पेरा। यहां पे लगा है ऑर्थो और मेटा। आपको पता है मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक काम नहीं करते, काम करते हैं सिर्फ इंडक्टिव। आपको पता है यहां पर काम करेगा मेसोमेरिक। तो यार मुझे एक बार बताओ, ज्यादा बढ़िया विड्रॉइंग पावर किसकी है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला NO2 मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वाला NO2 लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? मेरे भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इस बात की तो गारंटी है कि यहां पे प्लस बढ़ेगा। समझो समझो सारे एक साथ ध्यान से, दोनों NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, प्लस बढ़ेगा, खींच रहा है, प्लस बढ़ेगा। बट आप खुद बताओ कौन सा NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है? अरे इस NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव मेसोमेरिक से कम होता है, वीक इफेक्ट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो क्या यहां प्लस बढ़ेगा? और मेरे भाई प्लस बढ़ेगा तो यार मुझे एक बार बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आएगा घूमने के लिए? और बेटा न्यूक्लियोफाइल जब पहले यहां पे आएगा तो हम इसी बात को क्या बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड बन चुका है मोस्ट रिएक्टिव। और आपको बताऊं, क्या बताऊं आपको, अरे क्या बताऊं, मोस्ट रिएक्टिव का आपको भी पता है, हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं। और NO2 अपनी जगह पे रहेगा और यहां पे दूसरे आंसर में CHO बन चुका है CH2OH और NO2 अपनी पोजीशन पे जिंदा रहेगा। बोलो क्या यही इसका फाइनल आंसर है? क्या आपको आंसर समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़े हम। चलिए अगले सवाल की बात करें, आखिरी क्वेश्चन की बात करें। एक डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो? मेरे भाई, कौन कैनिजारो नहीं दे सकता? कौन कैनिजारो नहीं दे सकता? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर आप कैनिजारो रिएक्शन करते तो क्या होता? यहां पर आप कैनिजारो रिएक्शन करते तो यहां पे बॉन्ड घूमता और यहां पे OH अटैक करता। और इसके अगली स्टेप में आप क्या पाते? आप पाते O माइनस, यहां पे Cl और यहां पे OH। क्या कैनिजारो के लिए इस बॉन्ड को घुमाना और H को ट्रांसफर कराना था?
मानते हो कि नहीं? बट बेटा यहां पे H को ट्रांसफर नहीं करा सकते। हाइड्राइड को ट्रांसफर क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि जैसे ही यहां पर O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, हाइड्रोजन और Cl में लिविंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? Cl की। तो भैया Cl निकलेगा ना, हाइड्रेट ट्रांसफर नहीं होगा। और जब हाइड्रेट ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या आपको यहां पर अगली स्टेप में एसिड मिलेगा? और आप बताओ, केनिजारो होती है बेसिक मीडियम में, और एसिड बेस रिएक्शन से आपके पास बन चुका है सॉल्ट। बोलो बोलो। अब ये सॉल्ट आगे केनिजारो नहीं दे सकता, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बहुत बुरा इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। बोलो, बात समझ में आई? अरे आप ये मत सोचना सर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, हमारे पास एसिड का सॉल्ट बन चुका है तो रिएक्शन तो हो गई। नहीं मेरे भाई, रिएक्शन नहीं हुई है। यहां पे अल्कोहल कहां बना? अबे ये एसिड कैसे बना है वो भी तो ध्यान से देखो। ये सॉल्ट कैसे बना है? एसिड बेस रिएक्शन से। बोलो, बात समझ में आई? तो कौन से कंपाउंड केनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकते? अब ये समझने का वक्त आ चुका है। ऐसे कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड के बाजू में लगा हो लिविंग ग्रुप। क्योंकि लिविंग ग्रुप होने की वजह से आप जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो क्या बताओ, हाइड्राइड ट्रांसफर की जगह पे लिविंग ग्रुप ही लीव करेगा, और ऐसे केस में रिएक्शन नहीं हो सकती। तो क्या ए वाला ऑप्शन केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा? बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद बी ऑप्शन की चर्चा करें। क्या आपको पता है बी वाले ग्रुप में ये भी आपका लिविंग ग्रुप का काम करेगा? अरे भैया, लिविंग ग्रुप का काम करेगा तो ये बॉन्ड का टूटना, लिविंग ग्रुप का जाना, क्या सेम कैटेगरी यही वाली होगी? मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन नहीं दे सकता? केनिजारो। और इस रिएक्शन को आप ध्यान से पहचानो, एस्टर बेसिक मीडियम में सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है बेटा? सेपोनिफिकेशन। बात समझ में आ गई? तीसरे वाले केस को तो क्या बताना, अरे ये तो केनिजारो रिएक्शन देगा, इसको तो हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया, ये कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो, बात समझ में आई? उसके बाद लास्ट वाला भी केनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। केनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता बिकॉज यहां पर बेस के साथ कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन। और आप ये मत सोचना सर एसिड का सॉल्ट तो बना लिया तो केनिजारो तो हो गई। नहीं मेरे भाई, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हुई है, या ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के बाद रिएक्शन नहीं हुई है। बोलो, बात समझ में आई? इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या रहेगा? ए, बी एंड डी, जो केनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो फाइनली बच्चों, पूरा केनिजारो रिएक्शन हमारा फिनिश हो चुका है। आप बहुत ध्यान से लेक्चर को नोट करके रखिएगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करिएगा। डेफिनेटली आप एग्जाम में सारे सवाल बना पाएंगे केनिजारो रिएक्शंस के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई रिएक्शंस के साथ। ओके, थैंक यू।